अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू डिस्कशन फोरम सेशंस। आज हम अगेन आप सबके लिए टास्क 9 पर प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं। आज की हमारी प्रेजेंटर हैं अरीबा सलाह फ्रॉम आईएमएस इंडिया ग्रुप 8। और आज हम अगेन पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स पर प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे। अरीबा, आप अपनी स्लाइड शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी, आवाज़ क्लियर है आपकी, आप स्टार्ट कर सकते ओके। प्रेजेंटेशन का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट। इस प्रेजेंटेशन में वी विल कवर पॉइंट्स लाइक व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है, व्हाई इज इट इनएविटेबल अमंग ह्यूमन सोसाइटीज, हमारी सोसाइटी में ये इनएविटेबल क्यों है, मतलब व्हाई कैन नॉट वी अवॉइड इट, डिस्कस द साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इन अ ग्रुप, एंड पॉलिटिक्स जो है वो पावर से कैसे रिलेटेड होती है, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन ह्यूमन इंटरेक्शंस लाइक फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, एंड the role and impact of politics at the global level. Then we will conclude by discussing the current mindset of the Muslims regarding politics and why that mindset is. ओके, पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स की डेफिनेशन या अगर हम पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करें तो आज के टाइम में मतलब इट इज ऑफन सीन एज समथिंग नेगेटिव। पॉलिटिक्स का जो कोर आइडिया है, जो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर और स्ट्रगल फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि लोगों में एक कंपटीशन या एक अर्ज कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज करें दूसरों पर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, डिसीजन मेकिंग में दूसरों को गवर्न करें, अपने ओपिनियंस को तरजीह दें। तो पॉलिटिक्स इज दैट स्टेट ऑफ कंपटीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो पावर के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, या दूसरों पे अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। एंड जहाँ भी लोग मतलब वेन एवर देर इज अ ग्रुप, जहाँ भी एक ग्रुप होता है वहाँ पॉलिटिक्स जो है इट सेट्स इन, वो हमारे ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करती है। और पावर स्ट्रगल इसके पॉलिटिक्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स वांट के वो अपने डिसीजन से या अपने एक्शन से दूसरों के माइंड्स, एक्शंस या ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करें। तो कहीं भी जहाँ भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी ग्रुप हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो इनएविटेबल होती है, क्योंकि इट इज अ नेचुरल अर्ज इन ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि इंसान जो है वो फितरतन एक एक कंपटीशन में होता है पावर के, इन्फ्लुएंस करने के। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी सेट एज अ टूल टू रन अ सिस्टम, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है हमें एक प्लेटफॉर्म देती है कि हम अपनी जो है पावर को एक्सरसाइज करें, अपने वर्थ के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लें। तो किसी भी सिस्टम में पॉलिटिक्स जो है वो एक टूल की तरह होती है, लॉज बनाने के लिए होती है, गवर्नेंस के लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए होती है, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज इनएविटेबल अमंग ह्यूमन सोसाइटीज। पॉलिटिक्स जो है वो इतनी अनअवॉइडेबल क्यों है, इनएविटेबल क्यों, मतलब व्हाई कैन नॉट वी डू अवे विद इट। सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला ने हमारे पर्पस का एक, मतलब हमारा जो पर्पस है वो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, राइट। तो जब अल्लाह ताला ने हमें एक एक खलीफा बनाया, अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू, सॉरी लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द।
and mention, O Muhammad, when your Lord said to the angels, indeed, I will make upon the earth a vicegerent, खलीफा. अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर, एक खलीफा, एक डेप्यूटी बनाया है, राइट? एक और जगह सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमल नासु बिल क़िस्त. We sent our messengers with clear signs and sent down with them the book and the balance so that mankind may establish justice. ताकि लोग इंसाफ कायम कर सके, जस्टिस एस्टैब्लिश कर सके. ठीक है, तो इन दोनों चीजों से हम ये जो है इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो क्वालिटीज हमारे अंदर हमें जो पर्पस दिया है वो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. हम खलीफा या हम लीडर हैं तो हमारा टास्क क्या है? टू बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. तो ये एक तो हमारी फितरत से अलग ही नहीं हो सकता. जो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे कैरेक्टर से अलग नहीं हो सकता, हमारे पर्पस से अलग नहीं हो सकता. विदाउट पॉलिटिक्स वी कैन नॉट बी लीडर्स. विदाउट पॉलिटिक्स वी कैन नॉट एस्टैब्लिश जस्टिस. जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, जब तक हमारे पास वो एबिलिटी नहीं होगी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, तब तक हम जस्टिस या इंसाफ कायम नहीं कर सकते. देन वी हैव रीजंस लाइक परसुइंग पावर एंड स्टेटस, जो मैंने बता दिया कि नेचुरल अर्ज होती है, क्योंकि ये एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है इंसान की कि वो किसी भी ग्रुप में अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करना चाहता है और इनफैक्ट वो अपने ओपिनियंस को दूसरों के ओपिनियन से ज्यादा मतलब एलिवेटेड रखना चाहता है या इन्फ्लुएंस करना चाहता है. एंड वी नीड स्ट्रक्चर. किसी भी सिस्टम को चलाने का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए या ये एक प्रॉपर हेयर स्टाइल होना चाहिए. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल. एक स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिटिक्स से आता है. तो जब इंसान को फॉर एग्जांपल जैसे सिविलाइजेशंस होती हैं, सिविलाइजेशंस फ्लरिश तब करती हैं जब उनमें एक स्ट्रक्चर होता है, कोई एक एक लीडर होता है, एक हेड होता है, ठीक है, और फिर वो चीजों को गवर्न करता है, वो लोगों के फेयर एंड फेयर केसेस को डील करता है. इन शॉर्ट किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए और वो स्ट्रक्चर हम पॉलिटिक्स के थ्रू एस्टैब्लिश करते हैं. साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इन अ ग्रुप. किसी भी ग्रुप में इंसान का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है या व्हाट आर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस इन अ ग्रुप. इसके जब हम किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं या जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, किसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, सबसे पहली चीज इट इज के वी स्टार्ट फीलिंग a sense of belongingness towards that group. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है सब स्टूडेंट्स आपस में बात ना करते हों या हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हों कुछ ना हो. बट फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंपटीशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स जो हैं दे विल चीयर फॉर देयर क्लास, दे विल नॉट चीयर फॉर द अदर क्लास. Why? Because they feel belonged to that group. क्योंकि एक जब हम एक ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं तो वी फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू इट. जब हम उस बिलोंगिंगनेस को मतलब एसिमिलेट कर लेते हैं या जब जब हम उस ग्रुप से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, बिलोंगिंगनेस फील करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस ग्रुप के साथ सिक्योर फील करने लगते हैं, हम उस ग्रुप के साथ सेफ फील करने लगते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर अमेरिका शिफ्ट हो जाती हूँ एंड देर इज मुझे कोई और खवातीन मिलती हैं हु टर्न्स आउट टू बी अ मुस्लिम, तो चाहे मैं उन्हें जानती नहीं हूँ या मेरी उनसे मतलब इवन अगर मैं
even if we are from different countries, हम एक दूसरे के साथ सेफ फील करेंगे, या हम एक दूसरे के साथ सिक्योर फील करेंगे, या हम एक दूसरे पे रिलाई करेंगे। क्यों? बिकॉज we both know that we belong to a certain community and we belong to a certain group. तो ग्रुप के साथ हमें सिक्योरिटी और रिलायंस वाली भी जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वी हैव अ ग्रुप आइडेंटिटी। तो ऑफ कोर्स जब हम एक ग्रुप से मतलब आइडेंटिफाई करते हैं तो वी गेट दैट आइडेंटिटी दैट यस आई एम from that group, yes I am from this class, I am from this community. We start identifying with that group. Next is sociological behavior of humans in a group. Social cohesion या जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या मीडिएशन जो शुरा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, ये दो चीजें हम सोशियोलॉजिकल बिहेवियर से कनेक्ट कर सकते हैं। सूरा अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वहिदातन व अन्ना रब्बुकुम फअबुदून। Indeed this ummah of yours is one ummah and I am your Lord, so worship me. उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है कि हम एक 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 यूनिफाइड बॉडी हैं, या हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी है, ये जो है इट कैन बी कनेक्टेड विद द इन कि लाइक वी बिलोंग टू अ कम्युनिटी, हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा। तो उम्मा के कॉन्सेप्ट में वी फील दैट सोशल कोहेजन विद ईच अदर, और हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड जो ये फील करते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है जो उम्मा से डिराइव होता है, वो सोशियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मीडिएशन इज जो सूरा अशुरा में आया है, वल्लज़ीना अस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस सलाता व अम्रुहुम शुरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। And those who have responded to their Lord and established prayer, and whose affair is determined by consultation among themselves and from what we have provided them, they spend. किसी भी ग्रुप में जब हम रहते हैं, या किसी भी ग्रुप से जब हम बिलोंग करते हैं, तो एक टेंडेंसी होती है कि हम कंसल्टेशन लेना शुरू करते हैं। हम एक दूसरे में मतलब हम जो है रिलाई करते हैं। ये सारी चीजें जो है कनेक्टेड हैं। लाइक इसमें सोशल कोहेजन आ सकता है, इसमें उम्मा का कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसमें सिक्योरिटी एंड रिलायंस का कॉन्सेप्ट आ सकता है, और अल्टीमेटली फिर हम कंसल्टेशन का, कि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हम उस ग्रुप में कंसल्ट करेंगे, हम उस ग्रुप में पहले सबके ओपिनियंस लेंगे, हम उस ग्रुप में पहले सबके व्यूज लेंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज लेंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। तो कंसल्टेशन भी जो है किसी ग्रुप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, या एक इनएविटेबल फीचर होता है। अब पॉलिटिक्स जो है वो पावर से रिलेटेड कैसे हो? हाउ इज पॉलिटिक्स रिलेटेड टू पावर? पावर और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है? ये दोनों चीजें कैसे कनेक्टेड हैं? सबसे पहला, पावर क्या होती है? पावर वो एबिलिटी होती है किसी इंसान की, वो कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए। अब उसमें सारी चीज आ जाती हैं कि हम दूसरों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, दूसरों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, या उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। अगर मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ, तो दैट मीन्स दैट आई हैव दैट पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या अगर वो एक फूड फ्रेंचाइजी स्टार्ट करती हैं, या वो कोई एक फैशन प्रोडक्ट स्टार्ट करती हैं, या वो कोई आइडियोलॉजी स्टार्ट करती हैं, तो
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, लोग उसमें वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो एक्शंस हैं, उनके थॉट प्रोसेस है, उनका जो बिहेवियर है, वो उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने लगता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इज के अगर वेस्टर्न कंट्रीज में डेनिम पहना जा रहा है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विल स्टार्ट अडॉप्टिंग इट। उनके उनके थॉट प्रोसेस में दैट विल बिकम द द आइडियल प्रोडक्ट मे बी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज, उनके पास वो पावर है या वो कैपेसिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रही है। पॉलिटिक्स क्या करती है? पॉलिटिक्स उस पावर को एक प्लेटफॉर्म दे देती है, उस पावर को एक मीडियम दे देती है। ठीक है, अगर मेरे अंदर वो पावर और कैपेसिटी है, तो पॉलिटिक्स के थ्रू मैं उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती हूँ, पॉलिटिक्स के थ्रू मैं उस पावर को जो है यूज कर सकती हूँ। राइट, अगर मैं अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाऊं, तो मेरी वो जो कैपेसिटी है टू इन्फ्लुएंस अदर्स, मैं उसको यूज करके आई कैन मेक डिसीजंस, आई कैन सेट एजेंडाज, आई कैन मेक लॉज, आई कैन मेक पॉलिसीज, आई कैन डिफाइन हाउ द नेशन वुड वर्क। अगर मेरे पास पॉलिटिक्स है तो, अगर मेरे पास पॉलिटिक्स का टूल है तो पॉलिटिक्स जो है वो पावर को एक प्लेटफॉर्म दे देती है। हम कह सकते हैं कि पावर इज द स्टेज, सॉरी, पॉलिटिक्स इज द स्टेज वेयर वी एक्ट या एक्सरसाइज पावर। तो पॉलिटिक्स और पावर जो है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इफ वी नीड टू मेक दोज डिसीजंस या इफ वी नीड टू एक्सरसाइज दैट इन्फ्लुएंस। अगर हमें इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, तो पावर के साथ साथ हमारे पास वो मीडियम भी होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम वो कर सकते हैं, विच इज पॉलिटिक्स। Role and impact of politics in human interactions at the level of family and local community. मैंने ये बताया था कि पॉलिटिक्स जो है, जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, whether there are 2-3 people or whether there is a group of hundreds of people, जहाँ भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है हर लेवल पर पॉलिटिक्स जो है उसका रोल होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, उसका असर होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है वो हर ह्यूमन इंटरेक्शन में इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल कि द पॉलिटिकल हायरार्की कुड बी एट द लेवल ऑफ मनी फॉर बॉयज और क्लोथ्स फॉर गर्ल्स। ये एक फैमिली लेवल पर एक एग्जाम्पल है। जैसे कि किसी फैमिली में जो पॉलिटिकल हायरार्की है, वो बॉयज के लिए हो सकता है कि मनी इज व्हाट दे वर्क फॉर, और हो सकता है फॉर गर्ल्स द क्लोथ्स आर व्हाट व्हाट दे रिवॉल्व अराउंड। फैमिली लेवल पे एक और एग्जांपल कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है? द फादर। तो ही हैज ऑल द पावर टू मेक डिसीजंस, ही हैज द पावर टू मेक रूल्स। वो डिसाइड करते हैं कि घर में क्या चीज कैसे होनी है, कौन से फंक्शन में क्या चीज कैसे करनी है। तो फैमिली लेवल पर ये जो हायरार्की डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किसकी अथॉरिटी कितनी है, किसको कितना जो है वो प्रेजेंस मिलेगा, किसको कितना जो है अ, अ, कह सकते हैं कि किसको कितना स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन मिलेगा, किसकी कितनी प्रेजेंटेशन है, ये कौन डिसाइड करेगा एट द फैमिली लेवल। वहां पे पॉलिटिक्स जो है रोल प्ले करती है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि मेंबर्स वुड ट्राई टू गेट वेल्दियर और बाय बेस्ट फ्लोज। अगर हम इस एग्जांपल से देखें कि अगर पॉलिटिकल हायरार्की ऐसे है कि फॉर बॉयज हमने सेट कर दिया है कि दे नीड टू वर्क फॉर मनी, और गर्ल्स के लिए हमने सेट किया है कि दे नीड टू हैव गुड क्लोथ्स। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सारे जो बॉयज हैं, दे विल वर्क एंड दे विल ट्राई टू गेट वेल्दियर एंड वेल्दियर, और उसके अकॉर्डिंग उनकी उनकी पॉलिटिकल हायरार्की जो है वो डिफाइन होगी। ठीक है, कि किसके पास जितना ज्यादा जो शोहरत है उसके हिसाब से उसकी पॉलिटिकल हायरार्की जो है इस डिफाइन होगी, जो विच इज ट्रू इन आवर सोसाइटी। क्योंकि हमने द मोटिव फॉर बॉयज दैट वी हैव डिफाइंड इज मनी, या मतलब अर्निंग। तो
हमारी फैमिलीज में यही होता है कि जिसके पास ज्यादा जो है पैसा होता है, या जो जिसकी ज्यादा अच्छी जॉब होती है, जिसके पास ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, हम उसको हायरार्की में ऊपर रखते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग। इसी तरह इन गर्ल्स, लाइक हम जज करते हैं कि द वन हु हैज द बेस्ट क्लोथ्स इज द बेस्ट इन दैट हायरार्की। तो इससे हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन सारा मनी एंड क्लोथ्स होता है। तो पॉलिटिक्स जो है वो इस लेवल पर, फैमिली लेवल पर जो है रोल प्ले करती है। फिर कम्युनिटी लेवल पर पॉलिटिक्स विल बी ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जिस तरह की कम्युनिटी है उस हिसाब से पॉलिटिक्स जो है वहाँ की शेप होगी। अगर ट्राइबल कम्युनिटी है तो उनके डिसीजंस जो हैं फूड के बारे में होंगे, शेल्टर के बारे में होंगे, ट्राइबल वॉर्स के बारे में होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं उनके बारे में होंगे। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो उनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सेट होगी, ठीक है। अगर एक नेशन है, एक कंट्री है, एक मुल्क है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी पॉलिटिक्स उनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सेट होंगी कि डेमोक्रेसी में वी नीड फ्रीडम ऑफ, फॉर एग्जांपल, स्पीच। तो उनकी पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है तो उसमें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को तरजीह देंगे। तो जो भी कम्युनिटी की प्रायोरिटीज होती हैं उसके हिसाब से उसकी पॉलिटिक्स जो है वो डिफाइन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ट्राइब्स में मैंने बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए फूड एंड शेल्टर एंड ट्राइबल यूनिटी इज द मेन थिंग। तो उनकी पॉलिटिक्स उन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग शेप होगी कि वो फूड एंड शेल्टर पे लॉज बनाएंगे, वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स पे लॉज बनाएंगे, वो क्या कहते हैं, वॉर्स पे लॉज बनाएंगे। तो इसी इसी हिसाब से फिर उनका माइंडसेट भी डेवलप होता है कि फॉर एग्जांपल कि जिस भी ट्राइब के पास ज्यादा मीन्स हैं या ज्यादा रिसोर्सेज हैं फूड एंड शेल्टर के, तो वो पॉलिटिकल हायरार्की में ऊपर होगी, और जिसके पास कम है वो नीचे होगी। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो उन्हीं प्रायोरिटीज के अराउंड शेप होती है। सो कम्युनिटी लेवल पर दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। अब ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिक्स का रोल या इम्पैक्ट कैसे होता है? द आइडियाज ऑफ द पावरफुल नेशंस विल शेप द आइडियोलॉजीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वही जो मैंने बताया था, दैट वी ट्राई टू कॉपी द वेस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो कंट्रीज, द वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर पावरफुल, दे आर मोर एडवांस्ड इन कोटेशंस। हमें ऐसा लगता है कि उनकी आइडियोलॉजीज बेटर है। तो उस ये जो हमारा माइंडसेट होता है, ये जो पॉलिटिकल माइंडसेट होता है हमारा एट द ग्लोबल लेवल, उससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो जो पूरे मतलब पूरे ग्लोबली जो लोग हैं वो उनकी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द वेस्ट सेज कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो बाकी सारा जो ग्लोब है उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगी? वो डेमोक्रेसी को चेज करना स्टार्ट करेंगी। क्यों? बिकॉज दे आर सीइंग कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को फेवर करती हैं, तो इसमें कुछ बेहतरी होगी। क्या ये तो बहुत एक मतलब इट इज अ वेरी मतलब बिगर एग्जाम्पल, एक छोटी छोटी चीजों में जैसे फैशन, फैमिली सिस्टम, मॉरल सिस्टम, कल्चर, जीन्स, बर्गर्स, ये सारी चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एंड हम ये इतनी इतनी सी चीजों से लेके और हम बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज तक वेस्ट की कॉपी करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो हमें वो पावर प्रेजेंट करती हैं, वो हमें वो आइडियाज प्रेजेंट करती हैं, और हम उसे रिलेट करते हैं पावर से या बेस्ट डिसीजन मेकिंग से। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे नेशंस दे सपोर्ट जेनोसाइड्स, not because they have any problem with the Palestinians. Just because it is supported by America, the nation start supporting genocides. क्योंकि वो safer side पे होना चाहते हैं, right? वो ये देख रहे हैं कि अगर अमेरिका इसको support कर रहा है, then there must be something fair or there must be something
प्रॉफिटेबल या देयर मस्ट बी समथिंग इकोनॉमिकल जिस वजह से अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम भी उसको सपोर्ट करते हैं, हम भी जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो अपना मॉरल जो है लेंस यूज करना ही बंद कर देते हैं। तो इस हद तक जो है पावरफुल नेशंस की या पावर की जो है इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, या इन दिस केस वर्ल्ड पर। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मीडिया एंड परसेप्शन, गाजन जेनोसाइड, दीज आर ऑल एग्जांपल्स जहाँ पे ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिक्स जो है वो रोल प्ले करती है। जैसे यहाँ कार्टून में इफ दे आर प्रेजेंटिंग दिस के ये दिखा रहे हैं कि उसके पैर में एक एरो लगा है, तो मीडिया जो है वो उस एरो को कवर कर रही है, बट वो जो मिसाइल वहां गाजा में वो लॉन्च कर रहा है उसको वो नहीं शो करते हैं। तो दिस इज बिकॉज कि जो मीडिया है दैट इज ऑल्सो फेवरिंग द आइडियोलॉजीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, या दे आर ऑल्सो फोर्स्ड टू फॉलो द आइडियोलॉजीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। What is the current mindset of the Muslims regarding politics and why is it so? आज के टाइम पे मुस्लिम्स का क्या माइंडसेट है पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, और ये माइंडसेट क्यों है? आज सबसे पहली चीज, पॉलिटिक्स को एक बहुत नेगेटिव टर्म की तरह परसीव किया जाता है किसी भी लेवल पर। पॉलिटिक्स को एक बहुत मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन लिया जाता है कि ओ ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, दिस इज सो बैड। पॉलिटिक्स जो है उसको एज अ टूल जो है हम नहीं देखते, उसको एज अ टूल या एज अ टूल टू रन द सिस्टम हम नहीं देखते। तो इसके कुछ रीजंस हैं। देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द करेंट माइंडसेट ऑफ मुस्लिम्स इज के वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग पॉलिटिक्स एज समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, हमने उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत बुरी चीज है, और हमें दीन और पॉलिटिक्स को एक साथ वो नहीं करना है। हम पॉलिटिक्स में हम अपने दीन में पॉलिटिक्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, एंड वी जस्ट नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट, और ये हमारा काम नहीं है। तो वी सी मुस्लिम्स टॉकिंग लाइक दैट कि पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, हमें इससे इन सब चीजों से सियासत बाजी से हमें जो ये जो लोकल लैंग्वेज में जो होता है कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है, वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस। क्यों? बिकॉज दे हैव stopped regarding it as a tool of running the system. They have stopped regarding it as a medium of exercising power. Second is there is no sense of responsibility, and religious teachings do not foster a need to have political identity. कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसको लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, या हम कह सकते हैं कि अपने पर्पस को लेकर। मोस्ट of the young generation, yeah, most of the teenage generation in Muslims, they don't know what the मतलब what their responsibility is। उनको नहीं पता होता है कि उनका पर्पस क्या है, या उनके उनके उनका कोर जो है तो क्या है, अल्लाह ताला ने उन्हें किस चीज के लिए भेजा है। तो जब तक ये नहीं पता होगा, तो जब तक उन्हें ये नहीं पता होगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक 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 लीडर के तौर पे भेजा है, या एक एक वाइसरेंट बनाकर भेजा है, तब तक दे कैन नॉट कनेक्ट विद पॉलिटिक्स। और जब तक वो पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो इस चीज से अवेयर ही नहीं होंगे कि उनका पर्पस क्या है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट फील एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एक्सरसाइजिंग दैट पॉलिटिकल पावर। नेक्स्ट इज कि रिलीजियस टीचिंग्स जो हैं, जो हमें दीनी तालीम मिलती है, उसमें पॉलिटिक्स को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। हमें इनफैक्ट उससे दूर रहने के लिए बोला जाता है। पॉलिटिक्स का जिक्र सिर्फ वहां आता है कि आप उससे दूर रहें, आप उसको अपने प्रैक्टिस में, अपने प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना होने दें। तो जब रिलीजियस टीचिंग्स, जब दीनी तालीम में ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं है, तो obviously there would be no sense of responsibility towards that political identity। तो इनकलकेट ही नहीं किया जाता कि पॉलिटिक्स जो है वो जरूरी है, या पॉलिटिक्स से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स जो है वो हमें एज एन उम्मा कैसे अपलिफ्ट कर सकती है। ओके, सो वी डिस्कस कि पॉलिटिक्स इज अ कंपटीशन फॉर पावर and decision making and governing। Okay,
इट कनेक्ट्स पावर, पॉलिटिक्स एंड पावर इज कनेक्टेड। पॉलिटिक्स एंड पावर कैसे कनेक्टेड है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एक्शंस एंड थॉट्स, किसी के एक्शंस या थॉट्स को इन्फ्लुएंस करना। और पॉलिटिक्स हमें वो प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू हम ये एक्शन, ये इन्फ्लुएंस जो है लोगों पे कर पाए, ये पावर जो है वो एक्सरसाइज कर पाए, और उसके थ्रू देन वी मेक डिसीजंस, वी मेक एजेंडाज, वी मेक पॉलिसीज। देन पॉलिटिक्स जो है वो ह्यूमन लेवल पर, चाहे वो फैमिली लेवल हो, कोई कम्युनिटी लेवल हो, ग्लोबल रिलेशंस तक में पॉलिटिक्स जो है वो इम्पैक्ट करती है या एक रोल प्ले करती है। लास्ट इज, many Muslims today feel disillusioned with politics क्योंकि we are not taught about politics, we are not taught the importance of politics, it is not connected with our purpose। ठीक है, हमारे दीनी तालीम में ही it is neglected, and thus we have a lack of responsibility towards politics। अच्छा, ये references हैं from where I gathered the information। ओके एवरीवन, Q&A सेशन की तरफ मूव करने से पहले आप सबके साथ चैट में फॉर्म शेयर किया जा रहा है, तो काइंडली उसको भी फिल कर दें। अब जो पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज अपने हैंड्स रेज करें। ओके, यासिर इकबाल, प्लीज अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी। जी एक दो पॉइंट पूछना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो ना एक सिंगल पर्सन, मतलब है कि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे सामने एक पहले से भी पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, पाकिस्तान के भी और ग्लोबली भी है। तो एक जिस चीज़ मतलब है कि कैपिटल में से हमारा एक कैपिटल भी है पॉलिटिकल, एक सिंगल पैर से पर पर्सन इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। और नेक्स्ट ये है कि मतलब है हमें कैसे पता चलेगा कि जिस जो हमारा कैपिटल है पॉलिटिकल, जिस तरह हम उसको मतलब है कि गेन करना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हमने अब गेन कर ली है, या जो हमारा अपना मतलब है आईएमएस का या जो भी हम ग्लोबली मतलब है एंगल ले रहे हैं उसका क्या है, हमारे पास ऐसे होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ अब अचीव करने के करीब है। और नेक्स्ट ही इसी के साथ ये है कि पॉइंट है कि हम मतलब है पास्ट में किस कौन से पॉलिटिकल सिस्टम को, और फिर हम टॉपिक भी है कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, तो हम किस पॉलिटिकल सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए मतलब है उससे हम सबक लेंगे कि ये बेस्ट था। शुक्रिया। जी अरीबा, आपने क्वेश्चन सुन लिए? जी, there were two parts। फर्स्ट पार्ट रिपीट कर देंगे प्लीज? जी, इनका एक फर्स्ट सिंगल क्वेश्चन पर्सन था कि, करके, जी आप रिपीट कर दें। जी कि सिंगल पर्सन की कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। जैसे कि अगर मैं मतलब है कि कहूँ कि मैंने मतलब है कि मैं एक आईएमएस का बंधु हुआ, मतलब मैंने पॉजिटिव वे में पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज लाना है, तो मैं उसमें से कितना रोल मतलब है कौन सा एंगल में उसको दुरुस्त करूंगा पॉलिटिकल सिस्टम का, कि कैसा होना चाहिए। आई थिंक कि सबसे पहले इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस होना जरूरी है, इल्म और फिक्र दोनों चीजें। कि आप सबसे पहले ये आइडियोलॉजीज जो हैं उनको पहचानें कि क्या इस्लामिक आइडियोलॉजीज हैं पॉलिटिक्स को लेके, क्या सेक्युलर आइडियोलॉजीज हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली जो जो मेन सोर्स होगा वो कुरान होगा। व्हाट डज इट से अबाउट पावर, व्हाट डज इट से अबाउट जस्टिस या लीडरशिप। और हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, लाइक कि मुस्लिम्स में जो है हिस्टोरिकली क्या क्या सिस्टम्स फॉलो हुए हैं, कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल पहले जरूरी है पॉलिटिकल कैपिटल से पहले, बिकॉज मतलब यू कैन नॉट लीड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट इज कि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो,
आइडियोलॉजीज को लेके आप में वो इल्म और वो फिक्र हो इल्म के साथ साथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स फर्दर क्वेश्चंस करना चाहते हैं प्लीज अपने हैंड्स रेज करें। जी एवरीवन, आप फर्दर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस चैट में आ रहे थे, अरीबा हम चैट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जब तक। ओके वसीम, प्लीज अनम्यूट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और यकीन आप सब खैरियत से और ईमान के आला दर्जे पे हो। जी मेरी वालेकुम आवाज आ अस्सलाम। रही है जनाब? जी आवाज़ क्लियर है आपकी, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें ना कुछ कंफ्यूजिंग है प्रेजेंटेशन में, जो इस वजह से कि आईएमएस का जो मिशन है वो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है ना वो पॉलिटिकल का, पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स जो इस्लामी है वो तो खिलाफत के गिर्द घूमती है, उसमें तो जमहूरियत का या किसी दूसरे कैपिटल निज़ाम का तो शायबा भी नहीं है। तो इस जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का सुनेरियो या पूरी वर्ल्ड का सुनेरियो, हम असल में डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं इस प्रेजेंटेशन से, ये मेरा सवाल है। जी अरीबा, आप साथ हैं हमारे? जी। क्वेश्चन आपने सुन लिया? वसीम का जी। बेसिकली क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, किस पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। किसी सर्टेन मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इट इज मोर अबाउट कि पॉलिटिक्स क्या है, मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसमें तो जैसे कि फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इस इट कुड बी कि एक इस्लामी निज़ाम को लेकर, मतलब अगर हम उस लेंस से देखें तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल सिस्टम और खिलाफत इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल सिस्टम, या मतलब जिसे हम इस्लामी हुकूमत कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज मोर अबाउट कि पॉलिटिक्स एज अ कॉन्सेप्ट क्या है और पॉलिटिक्स एज अ कॉन्सेप्ट कैसे इम्पोर्टेंट है और उस पे हमें कैसे काम करना है। मतलब इट इज नॉट अ सर्टेन या पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल जो मतलब आइडिया है पॉलिटिक्स का, वो हम डिस्कस करें, नॉट अ सर्टेन सिस्टम। ठीक है, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि कोई एक सोसाइटी और कोई एक नेशन या फिर पूरी दुनिया अल्लाह ताला के लॉज के अकॉर्डिंग चल रही हो, तो उसका क्या मतलब है कि मैं उसको कैसे विजुलाइज करूँ कि वो सोसाइटी या फिर वो एक कम्युनिटी या फिर एक वो स्टेट या फिर एक पूरा नेशन या पूरी दुनिया वो मतलब कैसे दिखेगी उसमें डे टू डे टास्क, और उसको मैं कैसे विजुलाइज करूँ कि मैं एक इमेज, एक क्रिस्टल क्लियर इमेज सी बन जाए मेरी। तो मेरा ये इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मुझे। आप समझ गए मेरा सवाल? मतलब हेलो। आप विजुअलाइज, मतलब आपको विजुअलाइज करना है कि अगर इस्लामिक लॉज पर एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश होगा तो वो कैसा होगा। हाँ हाँ, मतलब वो सोसाइटी कैसी दिखेगी, मतलब उसमें उसमें क्या बस फ्लरिश फ्लरिश है या फिर मतलब कि लोग बाग क्या कर रहे हैं और क्या अचीवमेंट, क्या डिस्कवरीज और क्या नई अचीव, मतलब सारी चीजें इन्वेंशन और ये सब।
मतलब हर एक एस्पेक्ट में। क्योंकि इस मीडिया के अभी अभी क्या हो रहा है, मीडिया के थ्रू जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी एक स्टेट है, उसमें बस दिखता है कि बस लोग बाग के उनमें सजा सजा हो रही है, किसी के हाथ कट रहे हैं और बस कोई मारा जा रहा है, और बस ऐसी इमेज बनती है। तो मैं इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ। इमेज मतलब काफी रिफ्लेक्टिव सा सवाल है। ऑब्वियसली कि अगर वो इस्लामिक लॉज पे अगर बेस्ड होगा, अगर वो सिस्टम जो है वो शरीयत के हिसाब से बनेगा, तो अगर वो रूल्स 100% फॉलो हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई अनफेयर चीज नहीं होगी या उसमें कोई इनजस्टिस नहीं होगा। तो चीज ये है कि वो सिस्टम किसके हाथों में जा रहा है। मतलब इस्टेब्लिश होने के बाद, जैसे अगर अभी कहने को तो सऊदी अरब में या गल्फ कंट्रीज में से बहुत सारी जगह अपेरेंटली वो एक इस्लामिक निज़ाम है, बट आर दे फॉलोइंग इट, या आर द पीपल हु आर कंट्रोलिंग दैट सिस्टम, आर दे मेकिंग श्योर कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं? नो। तो अगर आप सिस्टम को इमेजिन करना चाहते हैं, अगर आप वो इमेज लेना चाहते हैं, तो अगर वो 100% फॉलो हो रही है तो इट विल डेफिनेटली बी द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। क्योंकि शरीयत के हिसाब से जो सिस्टम बन रहा है तो उससे बेहतर तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको मेंटेन कैसे किया जा रहा है, उसको कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है, लीडर्स हमारे कैसे हैं। तो आई थिंक कि ये फिर उन उन लोगों पर थोड़ा डिपेंड होता है। अगर वो ये अगर दे आर मेकिंग श्योर कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं शरीयत के हिसाब से, जिसको मतलब जितनी फॉर एग्जांपल किसी को कोई पनिशमेंट मिलनी है तो वो उसके लिए वो डिजर्विंग है या नहीं। मतलब ये सारी चीजें तो फिर बेस्ड होती है ना कि वो लोग ऐसे। तो डेमोक्रेसी भी है, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी को जो है फुली एक्सरसाइज किया जाता है, कहीं पे जो है जैसे इंडिया में वहाँ पे डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया जाता। तो एज अ सिस्टम डेमोक्रेसी कैसी है, ये मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन होगा, फ्रीडम ऑफ मतलब हैविंग दोज प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन क्या इंडियन डेमोक्रेसी वो लॉज, वो रूल्स या लॉज फॉलो कर रही है? नहीं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मतलब प्रैक्टिसिंग रिलीजन अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसी तरह से फिर इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा कि इस शरीयत के हिसाब से बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, बट क्या वो फॉलो हो रहे हैं, या क्या द लीडर्स आर दे मेकिंग श्योर कि उनको 100% इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु आर इन चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस्मान गनी, प्लीज अनम्यूट। जी उस्मान, आप अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सही और गलत की, ये जो आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, अभी जितने भी नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर हमारे साथ होंगे वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30 से 40 के राउंड अबाउट, और स्टूडेंट मेरे ख्याल से मेजोरिटी में होंगे। क्या उनको इस तमाम चीज का पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इस्लामिक पॉलिटिक्स किस तरह की होती है, उनको इस तमाम चीजों की हाव नो है, या हम सिर्फ उनको इस ये हाव नो देने के लिए सिर्फ ये सारा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं अभी तो वही चीजें क्लियर नहीं है। हम इस क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करने लग गए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगी चीजें? मैंने फर्स्ट आंसर में शायद यही बताया था कि जी रिबा, रिस्पॉन्ड करें। जी मेरी आवाज क्लियर है आई थिंक।
मेरी जी आवाज क्लियर है मुझे आपके वापस आ पास। रही है। ओके जी अब ठीक है आवाज आपकी। जी। सबसे पहला देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल से पहले इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर आपको चैप्टर ही नहीं पता है, तो आप एग्जाम देने कैसे जाएंगे? तो अगर आपको पॉलिटिकल कैपिटल से पहले आपका इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस होना जरूरी है। ये सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। जब तक हमें, मतलब ये चीजें बार बार नहीं याद दिलाई जाएंगी, या जब तक इनको एजर्ट नहीं किया जाएगा, एम्फसाइज नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे अंदर वो, मतलब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो कि ये कितनी अर्जेंट चीज है, ये बार बार हमें बताई जा रही है, ये क्या है, इस बारे में मैं नहीं जानती, या इस बारे में मैं नहीं जानता, आई नीड टू रिसर्च ऑन दिस, कि ये पॉलिटिक्स है क्या, और क्यों बार बार जो है अ, जो है इस्लामी निज़ाम की बात हो रही है, व्हाट इज ऑल दिस। तो आई डोंट थिंक कि अगर हम ये प्रेजेंट करेंगे तो ये ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। आई थिंक वी नीड टू कीप रिमाइंडिंग पीपल, और अगर मतलब उन्हें अवेयरनेस नहीं है, तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर पार्ट कि वो फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल को पहले अचीव करें, और उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ जाए। बट इट इज़ नॉट कि ये सब चीज़ें ओवरवेलमिंग या यूजलेस। ओके कैफ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप फर्दर कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी जी जी। कैफ। और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि एक सेकंड, ठीक है। तो जैसे कि अभी नॉन मुस्लिम्स और उन लोग का निज़ाम है वो पूरी दुनिया पे डोमिनेंट है, तो मैं जानना चाहता था कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं मुस्लिम्स पे दुनिया में और फिर आखिरा में भी। और मुझे एक और, फिर इसी का एक और साइड है, जब इस्लामी निज़ाम जो अल्लाह ताला का निज़ाम है वो पूरी दुनिया पे डोमिनेंट रहेगा, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले दुनिया में और आखिरत में। तो ये है मेरा दो साइडेड क्वेश्चन है, समझ गए आप? जी, मैं क्वेश्चन समझ गई। नॉन मुस्लिम्स के निज़ाम का मतलब असर हमारे ऊपर, दुनिया पर और आखिरत। जी उनका यही क्वेश्चन है, आफ्टर इम्पैक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं वो, कि अन इस्लामिक सिस्टम के क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इस वर्ल्ड में, और आखिरत में क्या इम्पैक्ट होगा इसका। दुनिया में तो ये इम्पैक्ट है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम या नॉन इस्लामिक निज़ाम है, तो मतलब जैसे कि अगर हम वेस्ट को ही ले लें, वो एक नॉन इस्लामिक निज़ाम है। अब लेकिन उनके पास इतनी पावर है, या उन्होंने खुद को एक पावर इस्टेब्लिश कर लिया है, तो जो भी उनकी आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। अगर वो मतलब अगर 10 कंट्रीज उनके अगेंस्ट हैं, तो 100 कंट्रीज उनके साथ होंगी। मतलब जो जितनी पावरफुल कंट्री होती है, उसका उतना ही इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक। जैसे कि मटीरियलिज्म कहाँ से आया है, ये तो मुस्लिम्स में भी इतना प्रेवलेंट होता है। मतलब किस घर में, इंडिया पाकिस्तान के किस घर में हम पैसे को तरजीह नहीं देते हैं? हम किसी को अगर जज करते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो ये मटेरियलिज्म कहाँ से आया है, ये मार्क्सिज्म कहाँ से आया है? नॉन मुस्लिम निज़ाम से आया है ना। तो दुनिया पर तो इसका असर जो है वो दिख रहा है, कि ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब एविडेंट हैं, मतलब बहुत, क्या कहते हैं, डोंट नो द एविडेंट, मतलब दे आर वेरी, मतलब दिख रही हैं, सरफेस लेवल पर दिख रही हैं। जो जितनी पावरफुल कंट्री होगी, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो, उसकी जो आइडियोलॉजी होगी, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, या फॉलो नहीं तो एटलीस्ट उसको चेस करेगा। उसके दिमाग में वो चीज एक क्वेश्चन की तरह ही घूमेगी, लेकिन घूमेगी।
उसका असर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोइनुद्दीन प्लीज अनम्यूट। आखिर एक सेकंड, आखिरत वाला मतलब ये भी एक वो था पार्ट के, मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन फिर हमारे से ही होगा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी थी कि हम इस्लामिक हुकूमत को इस्टेब्लिश करें, तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि ये अल्लाह ताला ने तो हमें भेजा है ना कि उसको हम करेक्ट करें, हम नॉन इस्लामिक जो सिस्टम है उसको रिमूव करके इस्लामिक सिस्टम इस्टेब्लिश करें। तो आखिरत में तो सवाल हमसे होगा ना, उसका आखिरत पे ये इफेक्ट होगा, हमारे ऊपर इफेक्ट। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन हक लें। का जी निज़ाम इस्टेब्लिश नहीं किया। जी प्लीज कैरी। जी आपका अस्सलाम आंसर वालेकुम कंप्लीट हो गया? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप क्वेश्चन पूछने की। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब से इस्लामिक हुकूमत 1947 से एशियन कंट्री में जब से गई है, तब से इस्लामिक हुकूमत इतने साल हो गए, आज 70-75 साल से। तो 75 साल से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें सर साहिल फरमाते अकीमुस सलात, कि नमाज कायम करिए। तो हम तो आज तक अपनी ही नमाजें पढ़ते रहे, ना ये सोचा, ना ये कोई कभी विजुअलाइजेशन किसी आलिम मौलवाओं ने क्या हमारे घर के बड़ों ने हमें दिया है। तो अभी तक की नमाज अल्लाह हमारी कबूल फरमा लेगा। और एक क्वेश्चन ये है कि 1947 से एशियन कंट्रीज में जहाँ जब तक इस्लामिक रूलर्स जो रूल कर रहे थे, तो उन लोगों ने खिलाफती निज़ाम को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस, मतलब कोई ऐसे कुछ किया ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो हमारी ट्रेनिंग में ही नहीं है। मतलब अब जो जो जनरेशन है उनकी ट्रेनिंग में ही ये नहीं है कि उनको करना क्या है। उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो उस पे काम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी एक चीज है। जब तक उनके पास वो ट्रेनिंग ही नहीं उनको मिलेगी, जब जब तक उनको बचपन से ही उनके माइंड में उनका पर्पस डिफाइन नहीं किया जाएगा जैसे बाकी किसी भी कम्युनिटी में होता है, तब तक वो उस पे काम कैसे करेंगे। मतलब तब तक तो उनके लिए तो ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी ना। उनको फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या सिस्टम आ रहा है क्या नहीं। उनके लिए तो पर्पस या उनके लिए तो सक्सेस ये है कि उनको उनके खानदान में सबसे अच्छी जॉब मिले, वो उनका पर्पस होता है कि तुम्हें जो है वो तुम्हें उनके बेटे से अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, तुम्हें उससे अच्छी रैंक मिलनी चाहिए। वो तो अब हमारे फैमिलीज में व्हेन वी से कि वो तो सेटल हो गया है, उसका मतलब उसकी जिंदगी का वो खत्म हो गया है, बस अब उसे कुछ नहीं करना। तो वहां पे उनका मतलब होता है कि उनके पास जॉब उनको मिल गई है, उनके पास घर है, अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा पर्पस ही अगर मतलब गलत डिफाइन होगा तो हम काम कैसे करेंगे उसके लिए? जब तक वो हमारी ट्रेनिंग में ही नहीं होगा वी कैन नॉट वर्क ऑन इट ना। तो अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर यही मामला होगा। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ मूव करते हैं। नूरुल हुदा प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैम ने बोला कि हमें पता होना चाहिए, हमें नो हाउ होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं।
और क्या प्रॉब्लम हम नेक्स्ट 50 इयर्स या 60 इयर्स से फेस करने वाले हैं। और अभी तक हम जो इस सिचुएशन में हैं, लाइक मुस्लिम कंट्रीज जिस सिचुएशन में हैं, वो जो प्रॉब्लम फेस करी हैं, मुझे लगता है सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस सिचुएशन में आए कैसे हैं, पीछे क्या कहाँ पे कौन-कौन सी खराबियाँ हुई हैं सिस्टम के अंदर, कि हम इस टाइम पे ऐसे इस हालात में हैं कि लाइक हम अपनी फ़लस्तीन की मिसाल ले लें, हम उनको बचा नहीं सक रहे। पावर में होने के हम पावर में नहीं है, राइट? लाइक पाकिस्तान पावर में नहीं है, बांग्लादेश पावर में नहीं है, लाइक लेकिन सऊदीया तो पावर में है ना, उसके पास तो पावर है, तो वो क्यों नहीं स्टैंड लेता इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ? क्या आप प्लीज लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकती हैं? उसको कल्मिनेट कर लीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी। जैसे आपने बताया ना, मैं यही कह रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ तो वही इंटेलेक्चुअल है कि हमें पता होना चाहिए, हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइक हम इतने सारे हैं, तादाद में भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान के पास सच है, जैसे कहते हैं, है तो हम भी हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हम एटॉमिक पावर है, तो हम तो ये स्ट्रांग है, लेकिन वही बात है, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, वो लोग शायद ईमान के उस दर्जे पे नहीं है, या उनको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि इस टाइम पे हम फाइट कर सकते हैं, हम फ़लस्तीन की हेल्प कर सकते हैं। पहली खराबी ये, सेकंड मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे सऊदीया है, वो तो पावर में है, तो वो हेल्प करने क्यों नहीं आता? उधर क्या मामलात हैं? उसके पास तो पावर है, वो तो अगर चाहे तो वो रोक सकता है अमेरिका को भी, इसराइल को भी, जो फ़लस्तीन का हाल कर रहे हैं, तो वो अपनी पावर का सही यूज़ इस आई थिंक फिर हमें इस चीज़ के ऊपर भी हमें हमें इस चीज़ के ऊपर भी सर्च करनी पड़ेगी कि जो लोग हम पॉलिटिक्स में भेज रहे हैं, जो है, वो लोग जो इस टाइम जो लोग इस टाइम पे इन शॉर्ट जो लोग इस टाइम पे पोजीशन में हैं, वो इस पोजीशन का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी, मैं बात तो समझ वो इस गई, चीज़ मतलब आपका पॉइंट समझ गई, क्वेश्चन नहीं समझ हाँ, पा रही हूँ तो वो मतलब। इस मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि वो इस पावर को सही करके यूज़ क्यों नहीं करते? पावर में होने के बावजूद भी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं सही किया जाता? हालाँकि वो तो मुस्लिम स्टेट है, काबा है वहाँ पे, सऊदीया में, और वो सब चीज़ें, तो उनकी क्या-क्या रीज़न है कि वो इस पावर को यूज़ नहीं करते, काफ़िर के खिलाफ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि आई डोंट हैव द वेरी डिटेल्स, बट जितना मुझे पता है कि इसमें जियोपॉलिटिकल या सेल्फ इंटरेस्ट उनका आ जाता है, और उनके लिए देयर ओन, मतलब इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द उम्मा। यानी कि अगर वो पैलेस्टीनियंस को हेल्प करते हैं, तो मे बी उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बहुत इम्पोर्टेंट जो अलायंसेस हैं, इकोनॉमिकल कनेक्शंस हैं यूएस के साथ या जो बाकी वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ, तो उन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि उनका वेपन्स, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी इकोनॉमिक टाइज, उनके ट्रेड, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट होंगी। तो उनके लिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इस्लामिक ब्रदरहुड फॉर एग्जाम्पल। तो उनके लिए, मतलब द बॉटम लाइन इज के नेशनल इंटरेस्ट ओवरराइड्स उम्मा इंटरेस्ट। उनके लिए अपना जियो पॉलिटिकल पोजिशन मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, मुझे लगता है। और अ, एक मतलब मुस्लिम्स में भी मैंने मतलब पढ़ा था कि देर आर काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स, देर आर लाइक वो एक तो वो कैटेगरी होती है जो सिर्फ रूल्स फॉलो करने में बिलीव करती है कि मुझे रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, मुझे ज़कात देनी है, वो पूरा उसको फॉलो करते हैं, दे आर बेस्ट एट इट। और एक होती है कैटेगरी के वो इस्लामी निज़ाम पे काम करते हैं, ठीक है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, वो जो है द वेरी बिग एग्जाम्पल इसके, वो व्हाइट हाउस में इफ्तार करवाते हैं। उन्हें इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम एज अ प्रैक्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें इस्लाम एज अ पॉलिटिकल सिस्टम से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्योंकि सऊदी के और वेस्टर्न कंट्रीज के टाइज हैं, अलायंसेस हैं, तो सऊदी विल नॉट मतलब वर्क ऑन एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट। समझ रही हैं? अब उसकी डिटेल में अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर, तो दैट यू हैव टू रिसर्च ऑन, बट आई थिंक इसमें यही जियोपॉलिटिकल गेम होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोइन हाशमी प्लीज अनम्यूट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन मेरा ये था, मुझे ये पूछना था, इससे पहले भी शायद समझ में नहीं आया क्वेश्चन कि 1947 से पहले एशियन इस तरफ की जितनी कंट्री है जहाँ पे इस्लामिक रूल कर रहे थे, उन्होंने खिलाफती निज़ाम एस्टेब्लिश करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? ये मेरा क्वेश्चन था कि इसका आंसर दीजिए। 1947 से पहले जितने भी इस्लामिक रूलर्स थे, उन्होंने खिलाफती निज़ाम एस्टेब्लिश करने की क्यों कोशिश नहीं की? ओके, मुस्लिम रूलर्स थे जैसे कि 1947 से पहले मुगल्स थे, ऑटोमन्स थे, और ईरान में सफाविद्स थे। तो वो मुस्लिम रूलर्स वाकई थे, मगर वो एक कुरानिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, और उनके दौर में जो है किंगशिप या बादशाही जो होती है, बादशाहत जो होती है, वो डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, उन्होंने बादशाहत को जो है मतलब एक मीडियम ऑफ गवर्नमेंट बना दिया था। उनके मतलब कोई कुरानिक रूल्स नहीं थे, कोई शरीयत के हिसाब से वो लॉज नहीं बनाते थे, तो उनका सिस्टम ही गलत था। मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, बट देयर वाज नो कुरानिक सिस्टम। ठीक है, वो उनका मतलब हलाल हराम सब मिक्स हो रहा था, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी थी, वो पावर और ग्रीड में मुब्तला हो गए थे। ठीक है, दे वर नॉट देयर पर्पस वाज नॉट अलाइंड टू द पर्पस ऑफ इस्लाम। मतलब उनका पर्पस सिर्फ वही रह गया था, जंग एंड ग्रीड एंड मनी एंड पावर और बादशाह। इसीलिए उन्होंने एक इस्लामिक निज़ाम जो है एस्टेब्लिश नहीं किया। They ruled as Muslims, but they did not rule through Quran, that through Sharia. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर प्रेजेंटेशन का, जज़ाकल्लाह खैर आईएमएस का। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास दो सवाल थे। पहला सवाल छोटा है, बस उसका जवाब अगर मैं पहले आपसे ले सकता हूँ। मैंने महसूस करा कि प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त थी, जज़ाकल्लाह खैर, मगर शायद लीडरशिप और पॉलिटिक्स में मैंने समझा है कि एक फ़र्क है। पॉलिटिक्स और लीडरशिप एक ही चीज़ नहीं है। आपके प्रेज़ेंटेशन से ऐसा महसूस हुआ है कि पॉलिटिक्स और लीडरशिप एक ही चीज़ है। अगर नहीं है आपके सामने, उनमें फ़र्क क्या है? आई थिंक लीडरशिप और पॉलिटिक्स के मे बी एंड गोल डिफरेंट होते हैं, कि लीडरशिप में एक विजन होता है, मतलब सिर्फ एक
मतलब they just have a vision and a purpose. और पॉलिटिक्स में पावर ड्रिवन एक सिस्टम होता है कि they need to establish a power, they need to influence others. लीडरशिप में मतलब as such कोई पावर स्ट्रगल नहीं होता मेरे ख्याल से. मतलब you are just leading a group of people for a certain purpose. कि जैसे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लेवल्स में लीडरशिप होती है या किसी यूनियन में एक लीडरशिप होती है. बट पॉलिटिक्स के लोगों को मतलब उन्हें सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं करना होता. लीडर्स जो है वो किसी टीम को लीड करते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जांपल कि एक टीम बनाई जाती है प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें मे बी देयर इज समवन लीडिंग, तो उनका एंड गोल होता है कि प्रेजेंट करना है एंड देन देयर जॉब इज डन. बट पॉलिटिक्स इसके मोर लाइक के कैसे हमारे ग्रुप को मैं इतना अपलिफ्ट करूं कि वी start challenging the other groups, we start accumulating power. तो वो चीज होती है. मतलब पॉलिटिक्स में एक पावर स्ट्रगल आ जाता है. लीडरशिप में there is no power struggle, it is just a vision and it ends with the completion of the task. Politics is maintaining that power, achieving that power and maintaining that power. जज़ाकल्लाह खैर। हम शायद प्रेजेंटेशन में जब आप नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे हैं ये वजाहत शायद अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल था कि आपका प्रेजेंटेशन से और जवाब से मैंने महसूस करा कि अभी हम अवेयरनेस पर हैं। अभी हमारे में अवाम में जनरली अवेयरनेस इस्लामिक पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स की शायद नहीं है। और अभी हम यहाँ पर हैं। अगर हम देखें जो इस्लामिक स्प्रिंग थी या अरब स्प्रिंग कुछ जगह उसको कहते हैं, जनरली वो जहाँ पर जैसे तुनिसिया में शायद शुरू हुई थी, मगर पूरा नॉर्थ अफ्रीका में जब वो फैली उसमें उसका कोर था कि इस्लामिक चेंज उनको चाहिए, इस्लामिक पॉलिटिकल चेंज चाहिए। तो हम देखते हैं मुर्सी आते हैं मिस्र में, फिर 1 साल बाद उनको निकाला जाता है। और हम देखते हैं शाम में एक्चुअली वो 1 साल काफ़ी साल तक वो कोशिश बरकरार रही, चलती रही, क्योंकि उनके पास काफ़ी अवेयरनेस थी। तो बुद्धि का फिर भी समझती है कि अवेयरनेस उम्मत लेवल में शायद कुछ जगह इतनी नहीं है, मगर अब देखें माशाल्लाह IMS का प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं। ये एक सबूत है कि अब नहीं समझते कि अवेयरनेस एक्चुअली है, मगर जो हमारे मुखालिफ हैं वो इस बात का खतरा समझते हैं और कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात का फैलना। ये सवाल था। मैं पूरी बात समझ गई बट सवाल नहीं समझी. मतलब आई गॉट द पॉइंट. तो सवाल ये है कि एक बात ये पेश हो सकती है जो मैंने आपसे महसूस करा कि अभी अवेयरनेस ही नहीं है। हम तो अभी अवेयरनेस ही पैदा कर रहे हैं। अगर हम इस बात को लेते कि नहीं, शायद अवेयरनेस है, शायद अवेयरनेस एक्चुअली है, मुख्तलिफ इसकी निशानियाँ हैं। मिस्र में देखें मुर्सी, सीरिया में देखें वो तारीख कब तक चलती रही। तो ये निशानियाँ नहीं है कि एक्चुअली अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस से आगे व्हाट नेक्स्ट? जी, और माने सीरत के बुनियाद पर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? आप क्या समझती हैं? आई थिंक कि अवेयरनेस है तो वी नीड टू कम टुगेदर एंड एक्ट ऑन इट. मतलब वी नीड टू मेक थिंग्स राइट. उसके लिए
जरूरी है कि हम सब एक मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो, फ्रेगमेंटेड ना हो। ओके एवरीवन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी सवाबिया, प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि सब यहाँ पे पूछ रहे थे कि हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं और खुद कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन दे रही थी वो सही थी, लेकिन वो कह रही थी कि मैं किसी एक सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन एट द एंड आप इस्लामिक सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम को अलग अलग उनको नॉन इस्लामिक कह रही थी, लेकिन उनके काफी सारे रूल्स इस्लामिक रूल्स पे बेस्ड हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने अपनी कुछ बाकी चीजें ऐड की हुई हैं। उन्होंने ये चीजें भी हमसे ही सीखी थी, उससे पहले तो उनका भी कोई हाल नहीं था। लेकिन अगर हमें कुछ करना हो तो हमें सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना होगा, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए कम्युनिटी में, उसके बाद ऑन योर कंट्री लेवल। कंट्री भी इस तरह से कि हमारा सिस्टम तो खिलाफत का ही है, लेकिन हमें छोटे छोटे पोर्शंस में यूनाइट होना होगा, और उसके बाद जो सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी कोई एक टीम होनी चाहिए। इस तरह करके हम खिलाफत को प्रैक्टिस कर सकते हैं। खिलाफत होना इसलिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ कंट्रीज अगर होंगी तो उनके पास कोई हेड नहीं होगा, तो कोई भी, जिस तरह अब हुआ है कि कोई भी यूनाइटेड नहीं है और सब पूछ रहे हैं कि वो इतनी पावर में है तो क्यों इस तरह से। और इन्फ्लुएंस भी हम, जब आप इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हैं तो आप इन्फ्लुएंस खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ योर करेक्टर। जब आप अपना करेक्टर शो करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसके अंदर हमें अ, पैसों के लिहाज से भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आ सकें। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होना भी एक मुसलमान की जो सिस्टम है उसमें इंक्लूडेड है। इस तरह से फिलहाल मेरे ज़हन में यही पॉइंट्स हैं। थैंक यू। I think this answers the previous question as well, कि अगर हमारे पास अवेयरनेस है तो सर ने पूछा था कि व्हाट नेक्स्ट। इट इज ट्रू कि हम एकदम से जाके अपनी गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो नहीं कर सकते, बट वन थिंग वी कैन डू इज, मतलब the people with the same thoughts they can come together, with the same purpose we can come together, और हम कम्युनिटी लेवल पर मतलब पर्टिकुलर मतलब प्राइवेट लॉबीज के थ्रू हम उस सिस्टम को इस्टेब्लिश करें अपनी कम्युनिटी में, अपने तो क्या कहते हैं सोशल सर्कल में, और उस पे we act more powerfully, हम उसको इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश करें कि when the world sees happening that, तो लोग चाहेंगे कि ऐसे सिस्टम ऑफ जस्टिस, ऐसे सिस्टम ऑफ फेयरनेस ग्लोबल लेवल पर हो। तो maybe that would make people question the government, and maybe that would gather more people and more support to overthrow the governments and establish the nizam. I think we can do that अवेयरनेस के बाद, कि एटलीस्ट हम अपने प्राइवेट या सोशल सर्कल्स में उसको इस्टेब्लिश करें, और उस पे इतना पावरफुली एक्ट करें, उसको इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करें कि people become greedy for it, people want that fair system for everyone. One idea. I hope it answers the question. जी जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अरीबा, आपका बहुत शुक्रिया आज की प्रेजेंटेशन के लिए, और तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ चैट में फीडबैक फॉर्म भी शेयर कर दिए गए, तो काइंडली उसको भी आप सब फिल कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।